नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न लेके आए हूं। उससे पहले एक बहुत अच्छी खबर, आयोग के 12 नए सदस्य आज लखनऊ में कर सकते हैं ज्वाइन और 12 जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी 12 नए सदस्य शुक्रवार को ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी होने वाली है, अतः आचार संहिता से पहले इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और रही बात और उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की बात, तो अभी परफेक्ट व्यक्ति नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पुनः आवेदन मांगे हैं। तो लगभग 20-25 दिन में आवेदन आते ही उसकी भी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अब इसके होने से अब क्या हुआ, हलचल बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है? तो जो हायर के फॉर्म पड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म पड़े हैं विज्ञापन संख्या 51 के, उसके एग्जाम होने की हलचल बढ़ गई है। आपके टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म पड़े हुए हैं उनके एग्जाम होने की हलचल बढ़ गई है। आपके जो प्राइमरी लेवल पे जो वैकेंसियां आनी है उनकी भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सारे सदस्य पूरे का पूरा कोरम पूरा हो चुका है, अध्यक्ष बाकी है। तो कभी कभी क्या होता है कि अध्यक्ष नहीं भी होता, तो उनमें से सीनियर व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। फिलहाल चुनाव के बाद, चुनाव अप्रैल में लगभग चुनाव होगा, तो अप्रैल के जस्ट बाद में संभावना ये बनेगी कि फटाफट मीटिंगें होंगी और डेटें घोषित होंगी। तो अभी 3-4 माह का समय लगने वाला है आपके एग्जाम का। ये बहुत अच्छा है कि 3-4 माह का आपका समय, 3 से लेकर 4 माह का समय मिलने वाला है आज से। तो आप अभी से, बिल्कुल अभी से, आप जो भी चीजें आप जहां भी जुड़े थे, जिन लोगों से जुड़े थे, सबसे अब बाइकआउट हो जाइए और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डेली 6 से 7 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैंने डिस्कशन बीच में थोड़ा सा महीने 2 महीने के लिए बंद किया था, तो हम 1 अप्रैल से हम जो रात में आपके साथ डिस्कशन करते थे, जो हमारे मित्र हमसे जुड़े थे, रात में जो हम डिस्कशन करते थे वो रात में डिस्कशन हम करना शुरू कर देंगे 1 अप्रैल से। चूंकि अभी मूल्यांकन का कार्य लगा है, बोर्ड वगैरह का, ये सब ढेर सारा काम है 10-15 दिन का, और इसी में होली है, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि 1 अप्रैल से आपके साथ पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लूं, चूंकि सिलेबस लगभग 3 से 4 बार डिस्कशन हो चुका था, और अब मैं पुनः इन 3 महीनों में सिलेबस को पुनः डिस्कस करके खत्म करूंगा आपके साथ। तो आप लोग थोड़ा सक्रिय हो जाइए, 1 अप्रैल तक का हमें समय दीजिए। आप लोग लगातार हमसे कहते रहते हैं कब से कराएंगे, कब से कराएंगे, तो मैंने बोला है 1 अप्रैल से। और वही रात का समय रहेगा, 9 या 9:15 से 10 बजे का समय रहेगा। तो उसमें आप लोग सक्रिय हो जाइए। और आयोग का जो गठन था वो हो चुका है, केवल अध्यक्ष बाकी, वो भी हो जाएगा, तो बहुत जल्दी एग्जाम की प्रोसेस आएगी। फिर भी 3 से 4 माह का समय लगने वाला है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये देख रहे हैं, ये ऐप का सिंबल है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिए, या क्रिएट अकाउंट करना है। क्या करना है? क्रिएट अकाउंट करना है, और आप अकाउंट बनाइएगा। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है, ये वेबसाइट है drnotsbiology.in, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल है, आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे जो प्लान है, अभी तक 300 प्लस ऐसे मित्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर के रूप में सिलेक्ट हो चुके हैं। कई कई मित्र कई जगह सिलेक्ट हुए। आपने देखा झारखंड में मित्र जो थे वो झारखंड में सिलेक्ट हुए, एमपी में फर्स्ट रैंक लेके आए, मध्य प्रदेश, उसमें बिहार में सिलेक्ट हुए। बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हमने दिया है। आप भी हिस्सा बनिए। और मेंबरशिप कितनी है? ओनली 799। अगर आप जुड़ते हैं तो बैच हमारा 799 का है, एक बैच 1199 का है, एक बैच 1099 का है, और प्रैक्टिस सेट जो बैच है वो ओनली 499 का है। आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। बिल्कुल देरी मत करिए। मैं वादा करता हूं अगर आप 3-4 माह हमारे साथ लगे रहे तो आपकी जॉब पक्की है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पे नजर डालते हैं 51 पे, 151 पे। इन विच द जियोग्राफिकल रेलम इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड। कहता जो जियोग्राफिकल रेलम है, ये क्वेश्चन इसी जियोग्राफिकल रेलम से, ये इंडिया और पाकिस्तान में केवल जियोग्राफिकल रेलम से क्वेश्चन आया था, और ये अभी यूपी के पीजीटी या फिर टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलम वाला। और क्वेश्चन उसने पूछा था कि ये दिया किसने था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैं उसकी भी बात कर लूंगा। तो थोड़ा सा हम इसका मैटर लेके आए थे।
देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बने लगभग 3-4 बार क्वेश्चन बना है, तो इसका हमने एक मैटर इकट्ठा किया। चूंकि हम कोशिश ये करते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व कराना उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ उस एरिया के आसपास के क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब सॉल्व कर पाए, ये उद्देश्य के साथ हम आते हैं। इसीलिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी इतने सारे मित्रों का चयन दे पाया है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म द अर्थ can be divided into some regions. These regions are called realms. आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, रेलम को किस आधार पर बांटा गया है? पहला क्वेश्चन यहां से उठता है कि रेलम को किस आधार पर डिवाइड किया गया है? तो विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी पृथ्वी पर वितरण के आधार पर रेलम को कई भागों में विभाजित किया गया है। सेवरल साइंटिस्ट प्रपोज द सेवरल स्कीम आर रेलम्स। इसमें से पीएल स्क्लेटर 1857 डिवाइडेड द जियोग्राफिकल एरियाज द अर्थ इनटू 6 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स। ये आप पूछ देता है, पीएल स्क्लेटर ने जो बांटा है पृथ्वी को, कितने रेलम में बांटा है? तो 6 रेलम में बांटा है। कितने में? 6 में। 1 नंबर का क्वेश्चन, और शायद मुझे लगता है पीजीटी में यही क्वेश्चन पूछा था कि 6 रेलम में किसने बांटा है? तो पीएल स्क्लेटर ने बांटा था। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, बेस क्या था? ये रेलम को जो डिवाइड किया गया, इनका आधार क्या था? तो बर्ड्स, चिड़ियों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, चिड़ियों के वितरण के आधार पर, चिड़ियां कहां कहां पाई जाती, किस प्रकार की चिड़ियां पाई, इसी के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा Alfred Russel Wallace in 1876 published a paper on geographical realm and retained the 6 area concept scalator but included the terrestrial vertebrates and invertebrates के आधार पर अल्फ्रेड रसेल वायलेस ने डिवाइड किया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां थोड़ा सा छोटा है, बड़ा इसको करते हैं, थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, मुझे पढ़ने में आ रहा है, वो ध्यान दे लीजिए। इसको हम ग्राफ को बाकायदे निकाला था, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसको रखा था इधर। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इसको पूरा नहीं बताएंगे। पैलियार्कटिक, पहला रेलम कौन सा है? पैलियार्कटिक। इसमें कौन कौन से आते हैं? पूछ देता, पैलियार्कटिक में कौन कौन सा रीजन आते हैं? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशियन हिमालय। ध्यान रखिएगा, एशियन जो हिमालय है वो पैलियार्कटिक में आता है। नियार्कटिक में कौन सा आता है? इंटायर नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और एल्यूटियन इसलैंड। नियोट्रॉपिकल में क्या आता है? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका आता है, लोअर मैक्सिको आता है, वेस्ट इंडीज आता है। इथोपियन में कौन आता है? साउथर्न पार्ट्स ऑफ द टॉपिक ऑफ द कैंसर ऑफ अफ्रीका, अरबिया एंड मेडागास्कर आता है। ओरिएंटल में कौन आता है? मोस्ट एशिया, अधिकतर एशिया ओरिएंटल में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किस में आता है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में 2021 में पूछा गया था कि भारत किस एरिया में आता है, तो ये प्राय ओरिएंटल में आता है, ये तो अभी पूछा गया है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूग्वानी और तस्मानिया आता है। इसमें ध्यान दे दीजिए, इंडिया और इंडो चाइनीज, इंडो मलायन। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके, हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, हमने इसलिए इसको लेके आए थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा उस पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? यह तो बहुत छोटा हो जा रहा है या फिर बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहां से करते हैं थोड़ा सा इनको प्लस, ठीक है। तो हमारा इंडिया किस में आता है? देखिए, अभी हमने इंडिया बताया था ओरिएंटल में आता है। किस में आता है? ओरिएंटल में। ओरिएंटल को और किसके नाम से जानते हैं? इंडो मलायन रेलम के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंडो मलायन रेलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम? रेलम के नाम से जानते हैं। इंडो मलायन रेलम का दूसरा नाम ओरिएंटल रेलम है। क्या है? ओरिएंटल रेलम है। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग किस में आते हैं? ओरिएंटल रेलम में। ये यूपी पीजीटी में अभी 2021 में पूछा था कि भारत या इंडिया किस रेलम में पाया जाता है, तो वो ओरिएंटल में पाया जाता है।
ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा-सा डाटा आपको ज़्यादा दिया। हो सकता है जो लोग पढ़ते नहीं उनको अपच हो जाए कि ये फालतू की चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं। हम वही चीज़ें आपको बताए हैं जो 100% इम्पोर्टेंट है। अभी जितना डाटा दिया लगभग 10 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप उस डाटा से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय। कहता है कि जो चट्टाने होती हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो 110% इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कितने? 110%। 100% से ऊपर नहीं होता है, मगर 110% मैं कह रहा हूं। मैं क्वेश्चन का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करता हूं, तभी आपको ये डाटा देता हूं। कहता है जियोग्राफिकल एज ऑफ रॉक, किसी भी चट्टान की आयु का पता कैसे लगाते हैं। मान लेते हैं किसी चट्टान से मिल गया कोई मानव का कंकाल। अब उसका आयु कैसे पता लगाएंगे उस चट्टान का? ये चट्टान कब बनी, किस पीरियड्स में बनी, मीसोजोइक में बनी, सीनोजोइक में बनी या पैलियोजोइक में बनी, किस इरा में बनी। तो उसका क्या करते हैं? कहता है फॉसिल फ्लोरा और फना का पता लगाते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, या रेडियोमेट्रिक डेटिंग। बिल्कुल, हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं, उससे हम उस चट्टान का पता लगाते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा हम उस चट्टान का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज जनरली एग्जिबिटेड बाय द एनिमल। आर्य समिमिति साधारणतया उन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए सिमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं प्राय तीन एनिमल्स में 3 प्रकार की पढ़ते हैं। और कौन कौन सी पढ़ते हैं 3 प्रकार की? तो आप सब जानते हैं, ए सिमेट्री, बाइलेटरल, और एक आता है रेडियल। ये 3 एसिमेट्री का मतलब होता है किसी भी जीव को हम किसी भी एंगल से डिवाइड ना कर सके 2 बराबर भागों में, तो उसे एसिमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसकी कोई भी सममिति ना हो। बाइलेटरल में क्या है? बाइलेटरल में जीव को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि उसके 2 बराबर भाग हो। जैसे हम लोग बाइलेटरल में आते हैं। क्यों? अगर हम लोगों को ऐसा काट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल सीधे, तो आधी नाक इधर, आधी नाक, एक आंख इधर, आधे लिप्स इधर, आधे एक हाथ पैर सीना का हिस्सा सब आधा आधा। रेडियल में क्या होता है? रेडियल में जैसे कि स्टार फिश आती है, तो उसको क्या करते हैं हम किसी भी एंगल से अगर काटेंगे तो 2 बराबर भाग हो जाते हैं। तो रेडियल से रेडियल सिमेट्री पाई किस में जाती है? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि रेडियल सिमेट्री प्राय कहां पाई जाती है? तो ये प्राय नाइडेरिया में पाई जाती है। यहां लिख दें, हमारे ऊपर नहीं आएगा। कहां पाई जाती है? नाइडेरिया। नाइडेरिया को सीलेंट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेटा। नाइडेरिया को क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में क्या आता है? सीलेंट्रेटा में हम पढ़ते हैं हाइड्रा। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रा पढ़ते हैं, ओबिलिया पढ़ते हैं, ऑरिलिया। यही 3 हमारे टीजीटी पीजीटी में है, हाइड्रा, ओबिलिया और ऑरिलिया। ये आप सब हमारे ऐप पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो क्या समझ में आया? नाइडेरिया। दूसरा कौन सा है? टीनोफोरा। ध्यान रखिएगा, टीनोफोरा। ये मेन रूप से सी है, ये सी है, ये सी बनी है, टीनोफोरा। ये दोनों कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं। क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री। इसीलिए इन्हें किसमें रखा गया है? रेडिएटा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया? रेडिएटा। अब इसके अलावा और ध्यान दे दीजिए, इसको किसने? रेडिएटा। और ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है। आईएएस 2002 में क्वेश्चन आया था कि रेडिएटा में कौन कौन रखा गया है। रेडिएटा में टीनोफोरा और नाइडेरिया रखा गया है। और कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, थोड़ा ऊपर ले लेंगे क्योंकि बड़ा मजेदार चल रहा है और एग्जाम यहां से पूछता है। एग्जाम में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कौन आता है? स्टार फिश आती है। कौन आता है? स्टार फिश, यानी सितारा मछली। मगर सितारा मछली के केस में, इकाइनोडर्मेटा के केस में क्या होता है कि जब इसका जो लार्वा होता है, लार्वा वो बाइलेटरल होता है। ध्यान रखिएगा, बाइलेटरल। और जो इसकी यंग वंस होती है, यंग या जो इसका एडल्ट होता है, अब वो रेडियल होता है। कैसा होता है? रेडियल होता है। ध्यान रखिएगा, मान लो कभी पूछ दे वो संघ कौन सा है जिसका लार्वा
पूछेगा ऐसे, वो संघ कौन सा है जिसका लार्वा बाइलेटरल होता है, द्विपार्श्वी होता है, और जो यंग होता है या उसका एडल्ट जो होता है या उसका जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म या जीव होता है वो आरीय सममित रखता है या रेडियल सिमेट्री रखता है, तो आप आंख बंद करके इकाइनोडर्मेटा को टिक करके आना। अगर आप पूछ दे रेडिएटा में कौन रखा गया है, तो नाइडेरिया, नाइडेरिया दिया रहेगा, या सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को रखा गया है रेडिएटा में। ये पूर्ण रूप से रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। इकाइनोडर्मेटा को हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके लार्वा जो होते हैं बाइलेटरल होते हैं, और जो इसके एडल्ट होते हैं और वो कैसे होते हैं, वो सारे रेडियल होते हैं। यही तो हमने बोला। हाँ, चलिए, तो यहाँ अब चूंकि क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है रेडियल सिमेट्री जनरली एग्जिबिटेड बाय एनिमल, किन में पाई जाती है? एक्वेटिक जो जलीय होते हैं, जो सतह से जुड़े होते हैं, जो सीलिया द्वारा खाद्य ग्रहण करते हैं, जिनकी आहार नाल में एक छिद्र होता है, तो ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे। आहार नाल में कितना होता है? केवल एक छिद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्डअप, कहता है जो वैक्सीनेशन होता है, जिससे हम लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगती है या चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगती है, तो इसके बाद हमारे शरीर में क्या बनता है? कहता है टॉक्सिन, जहरीला पदार्थ बनता है। नहीं, अगर जहरीला बनेगा तो कोई लगवाएगा ही नहीं, नुकसान पहुंचेगा। कहता है लिम्फ का निर्माण होता है। नहीं, लिम्फ का निर्माण होगा नहीं। प्लाज्मा, प्लाज्मा पहले से होता है। एंटीबॉडीज बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है या प्रतिजैविकी का निर्माण होता है। तो हम ऑप्शन कौन सा सही, तो इसमें ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइव पोलियो वैक्सीन विच कैन बी टेकन बाय माउथ वाज डेवलप बाय। देखिए, दो प्रकार की वैक्सीन बनी। डॉक्टर जो जॉन साल्क थे, इन्होंने इंजेक्टेड वैक्सीन बनाई थी। कौन सी? इंजेक्टेड। जो पोलियो की वैक्सीन थी वो सुई के द्वारा लगती थी, जैसे कि उसकी आपकी कोरोना की नहीं लगती थी सुई द्वारा, नीडल द्वारा। तो वही पूछा, ओरल वाली किसने बनाई, जो कि मतलब 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को 2 ड्रॉप डाल दिए जाते हैं, वो किसने बनाई? तो वो अल्बर्ट सैबिन ने बनाई। किसने बनाई? अल्बर्ट साबिन ने। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे, अल्बर्ट साबिन। किसने बनाई थी? अल्बर्ट साबिन ने इसको बनाया था। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? अल्बर्ट साबिन। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चिकन पॉक्स का टीका बनाया था। और वॉक्समैन ने क्या किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो ये थोड़ा सा यहां रखेगा। अगर पूछ दे कि पोलियो का वैक्सीन किसने डेवलप की, तब लगाएंगे साल्क, डॉक्टर साल्क, जॉन साल्क को लगाएंगे। अगर ओरल की पूछ दे, पीने वाली वैक्सीन पोलियो किसने बनाई? अल्बर्ट सैबिन ने बनाई। किसने बनाई? अल्बर्ट सैबिन ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वंपायर बैट्स फीड ऑन। कहता है जो वंपायर होते हैं बैट्स, अपने हमने तो इस क्वेश्चन को जब आया था, एग्जाम कोई दे रहे थे, तो इसको तो हमने वंपायर मूवी देखी थी। हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरें हैं वंपायर, वंपायर करके नाम रहते हैं, और उसमें क्या होता है, कुछ लोग वंपायर में बदल जाते हैं और वो ऐसे यहाँ कट करते हैं और खून चूस लेते हैं, और वो भी वंपायर में बदल जाता है। तो यहां से हमें याद था कि ब्लड सकिंग होता है। वंपायर बैट्स क्या खाते हैं? तो ये कहता है ब्लड को, रक्त को चूसते हैं। जो वंपायर बैट्स होते हैं या चमगादड़ जो होते हैं, वंपायर जो चमगादड़ होते हैं, वो रक्त को चूसते हैं। हमने पिक्चर भी लगा के रखा था, जिससे आप इसको ना भूलें, वंपायर बैट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोइकल सैक फाउंड इन। कहता है जो क्लोइकल सैक होता है वो प्रायः किस में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, क्लोइकल सैक किस में पाया जाता है? तो रेप्टाइल्स में पाया जाता है। क्लोइकल सैक किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाया जाता है। कुछ बर्ड्स में पाया जाता है क्लोइकल सैक, ध्यान रखिएगा। और तो इसमें कहते हैं क्लोइकल सैक इज फाउंड इन। क्लोइकल सैक प्रायः किस में पाया जाता है? तो 157 में हम किसको सही करेंगे? 157 में हम सही करेंगे क्लोइकल सैक फाउंड इन रेप्टाइल्स। किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। आप क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखिएगा, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। तो यूरोमैस्टिक्स जब बीएससी में, अभी ये जो सिलेबस नए
नेप के आसपास न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मुझे लगता नहीं होगा। जब आप बीएससी किताब पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जो कॉर्डेट चलती है, और कॉर्डेट्स में यूरोमैस्टिक्स है। क्या है? कॉर्डेट्स में यूरोमैस्टिक्स है। तो यूरोमैस्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां रेप्टाइल्स है, वहां आप रेप्टाइल्स में क्लोइकल सैक को पढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोयला कोयाला बियर इज, कोयला भालू होता है एक, कोयला भालू एक क्या होता है? बताएंगे कोयला भालू क्या होता है? तो ये मार्सुपियल होता है। क्या होता है? मार्सुपियल। द कोयला sometimes called koala bear is an arboreal herbivorous marsupial native in Australia। ये कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह एक क्या होता है? मार्सुपियल होता है। क्या होता है? मार्सुपियल। अपने बच्चों को पेट के अंदर रखता है, जैसे कि कंगारू रखता है। कैसे रखता है? जैसे कि कंगारू रखता है, उसी तरह ये पेट में उसको रखता है। तो ध्यान रखिएगा, मार्सुपियल होता। बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी एग्जाम में। फिर कहता है प्रेरी डॉग, प्रेरी डॉग इज, प्रेरी डॉग है, प्रेरी डॉग से हमें लगता है कुत्ता है, नहीं। कहता है चिड़िया है, या रेप्टाइल्स है, स्क्वायरल है, या इंसेक्ट है। जो प्रेरी डॉग कहते हैं वो एक विशेष प्रकार की गिलहरी होती है, जिसे हम प्रेरी डॉग के नाम से जानते हैं। क्या होता है? एक विशेष प्रकार की गिलहरी होती है, जिसे हम, तो विशेष प्रकार की गिलहरी होती है जिसको हम प्रेरी डॉग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। पैक्टिन किस पक्षी में अनुपस्थित होता है? पैक्टिन क्या होता है? ये क्या होता है? आंख में जब हम आंख का चित्र बनाते हैं इस तरीके से, तो जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये एक इस तरह से एक कंघे का रूप लिए रहती हैं, इसे, जिसे हम पैक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैक्टिन। और ये बर्ड्स में पाई जाती हैं। किस बर्ड्स में पाई जाती हैं? फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ने वाली चिड़ियों में। तो जो पीजन होता है ये उड़ लेता है, मोर भी उड़ लेती है, क्रो कौवा भी उड़ लेता है, मगर कीवी है वो उड़ नहीं पाती है। कीवी क्या है? वो उड़ नहीं पाती है। तो ये जो पैक्टिन होता है, ये प्रायः कीवी में अनुपस्थित होता है। किस में अनुपस्थित होता है? कीवी में अनुपस्थित होता है। ये वर्ड्स वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, रैटिटी वर्ड्स एक पढ़ेंगे आप बीएससी के सेकेंड ईयर में, ये जहां एवीज पढ़ेंगे उसमें रैटिटी वर्ड्स भी है एक चैप्टर, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टी सेल रिसेप्टर इज मेड ऑफ। कहता है जो टी सेल का रिसेप्टर होता है या संवेदी ग्राही होता है, वो किसका बना होता है? तो वो प्रायः 2 अल्फा 2 बीटा चेन का बना होता है। उसमें क्या होता है? 2 अल्फा 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यक्स वाई फीमेल, फीमेल क्या है? यक्स वाई है, और यक्स एक्स मेल है। ध्यान रखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में प्रायः मादा यक्स वाई है। जैसे कि पुरुषों में, पुरुष में मादा कैसी होती है? यक्स एक्स होती है, और नर कैसा होता है? यक्स वाई होता है। इसका उल्टा, मतलब मादा जो है, यानी जो फीमेल है वो यक्स वाई है, और जो मेल है वो यक्स एक्स है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? कहता मनुष्य में बिल्कुल नहीं। मनुष्य में कौन सा पाया जाता है? यक्स वाई और यक्स यक्स, यानी ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि मंकी सेम टू सेम चलता है। अब आया ड्रोसोफिला, बिल्कुल ये किस में पाया जाता है? तो ये प्रायः ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो प्रायः हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन हैज appendicitis his blood show an increase। जब एक व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होता है तो उसके खून में बढ़ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपेंडिसाइटिस क्या होता है?
अपेंडिक्स, जो आपका अपेंडिक्स होता है ये, उसमें खाना के कभी-कभी क्या होता है, और जनरली हम लोगों में अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो होता है हम लोगों में अवशेषी अंग है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो सेल्यूलोज का ज़्यादा भक्षण करते थे, तो उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था। अभी वो हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में, जब आप देखेंगे आंत का, तो बड़ी आंत के बाद इस जगह एक छोटी-सी एक खूंटी की तरह ये ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से, डिक्स के नाम। तो कभी-कभी क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो कभी-कभी कुछ कण इसमें चले जाते हैं, तो ये रॉट करने लगती है, सड़ने लगती है। सड़ने लगती है तो पेट में बहुत अधिक दर्द होता है, मतलब बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, देखता है अरे ये तो अपेंडिसाइटिस हो गया। तो क्या करता है? वो सर्जरी करता है, काट कर निकाल देता है। एक्चुअली में सर्जरी इसलिए कर देते हैं जिसमें पैसा है। अगर आपको शुरुआती में अपेंडिसाइटिस है, मतलब तुरंत पता चल जाए, तो आप हाई एंटीबायोटिक लेकर मॉक्सिकैन, सीवी आदि 625 वगैरह आप अगर खाते हैं 4-6 दिन, तो ये फिर क्या होता है, सही हो जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप ऐसे ही हल्की-फुल्की पेन किलर खा रहे हैं, तो फिर वो बढ़ता जाएगा। पेन किलर केवल दर्द खत्म करता है। चलिए वो तो अब डॉक्टर्स की बात है, उस पे नहीं चलते हैं। तो कहता है ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। ये सिंपल सी बात है। हमारे शरीर में यदि इन्फेक्शन होगा, लंबे समय से फीवर आ रहा होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल्स आर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड गिजार्ड इज यूज्ड फॉर। बर्ड्स या चिड़ियों में जो गिजार्ड पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसे पेशणी बोलते हैं। तो पेशणी का कार्य क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जैसे कबूतर, हम लोग कबूतर पढ़ते हैं बीएससी में, सेकेंड ईयर में, कॉर्डेट्स में, एवीज में कबूतर पढ़ने को रहता है, और आपके सिलेबस में भी है टीजीटी, पीजीटी, एलटी के आपके। तो कबूतर क्या करता है, जब ये बच्चा होता है तो छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े निगल लेता है। ये पत्थर के टुकड़े इसी गिजार्ड में, ये जो इस तरह का फूला हुआ इसका भाग होता है, ये इसको गिजार्ड बोलते हैं। तो ऐसा रहता है, ये इस गिजार्ड में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो ये जब दाना खाता है, तो ये दाना जब खाता है तो ये पत्थर के टुकड़े, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो पत्थर के टुकड़े आपस में रगड़ते हैं जिससे वो दाना पिस जाता है। तो गिजार्ड का काम क्या है? भोजन चबाने में, भोजन को भंडारित करने में, भोजन को पीसने में। तो ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, पेषणी का या गिजार्ड का मुख्य कार्य होता है भोजन को पीसना या रगड़कर महीन करना। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। कहता है ऑन्कोजीन वर डिस्कवर्ड बाय। ऑन्कोजीन को पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था? तो वो बिशप इटॉल है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। कहीं कहीं बिशप दिया है, कहीं कहीं सिंसाइमर दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप सी को सही करिएगा, और एक बार आप भी इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन वायरस काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ऑन्कोजीन वायरस निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है? देखिए, ऑन्को शब्द लगा हो, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। तो सिंपल सी बात है, ऑन्कोजीन वायरस जो होगा वो कैंसर को उत्पन्न करेगा। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस होती है। डायबिटीज किससे होती है? डायबिटीज बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है, कौन निकलता है? इंसुलिन। पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जब इसका श्रावण कम हो जाता है तो डायबिटीज होती है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, तो क्या होता है, ये क्या होता है, जब हमारे जो वेन्स वगैरह है उनमें जमाव हो जाता है और ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो हाइपरटेंशन। तो हमारा चूंकि क्वेश्चन पूछा था वो है सी, ऑन्कोजीन वायरस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हम ऑप्शन लगाएंगे कि यह प्राय कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, कहता है इनमें से वो मेथड्स कौन सा है जिससे बर्थ कंट्रोल करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, यूज क्या करते हैं, कंडोम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कंडोम यूज करते हैं, यही तो करते हैं, कंडोम यूज करते हैं या पिल्स यूज करते हैं, दवा माला डी वगैरह इस तरह से गोलियां खा के करते हैं, या फिर कापर टी वगैरह लगवाते हैं, क्या लगाते हैं, कापर टी। तो जैसे यूट्रस है ये इस तरीके से, ये मान लेते हैं यूट्रस है ये, तो इसमें कापर टी लगा दी जाती है और वो होती क्या है, इस तरीके से टी शेप्ड होती है। अरे भाई कैसे बना दें, ये कापटी ये होती है, और इसमें ये यूट्रस है और इसमें एक धागा बना रहता है यूट्रस के अंदर, तो ये ऐसी लगा दी जाती है, तो यहाँ से जो ओवा आता है वो यूट्रस में नहीं आ पाता, तो यूट्रस में वो, और जो स्पर्म भी होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते, ये धागा रहता है, जब निकालना हो तो इसी धागा को खींच लेते हैं तो बाहर आ जाती है। तो IUDS बोलते हैं, IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। कापर टी को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि कापर टी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि कापर टी हमने बताया, तो ऑप्शन डी सही होगा। GIFT क्या है ये भी आप देख लेते हैं, GIFT गैमीट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ट्रांसफर। ये क्या होता है, जैसे बच्चा नहीं होते हैं किसी के, तो ये फिर गैमेट्स को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। HIF क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, HIF क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दिक्कत होती है तो हाई ब्लीडिंग होती है, वो चाहिए। IVF क्या होता है, IVF तो अच्छा, HIF की बात करें, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ये बोलते हैं। IVF तो आप सब जानते हैं कि बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो होता है वो वाला है IVF। तो ये सब क्या करते हैं, गर्भ की व्यवस्था, इसमें बच्चे को रोकने के सारे कार्य हो रहे हैं, मगर ये वाला जो है ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि कापर का यूज करते हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल, बच्चे को कंट्रोल करने में मदद करता है। वीवी पैरिटी जनरली अकर्स इन, वीवी पैरिटी का मतलब बच्चा का होना, बच्चा होना प्राय किसके द्वारा किस में होता है, कहता है बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई, इंसाइक्लोस्टोमा, इंट्रोबियस, इंट्रोबियस मतलब चुन्ने होते हैं बच्चों के या बड़ों के भी पेट में, व्हाइट व्हाइट चुन्ने होते हैं, लेटरिन के साथ आते हैं और रात में एनस में आते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं, तो वो इंट्रोबियस होता है। ट्राइक्यूरिस, तो इसमें क्या होता है, जो बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई होता है, जिससे पील पाँव या हाथी पाँव या फाइलेरिया जिसे बोलते हैं होता है, वो क्या होता है, वीवी पैरिटी का होता है, वो बच्चे को जन्म देता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप सिकनिंग, स्लीपिंग सिकनेस, मनुष्य को निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो हम आपको बता दें मनुष्य में निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, किसे, और लिस्मानिया डोनोवेनाई से क्या होता है, काला आजार होता है, ध्यान रखना, काला आजार होता है, एक प्रकार का फीवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, अमीबियोसिस होती है या पेचिस रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा से कौन सा रोग होता है, स्लीप सिकनेस, स्लीप सिकनेस, इसमें क्या होता है, सेरेब्रल वाला पार्ट इफेक्टेड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को नींद आती है और वो सोता रहता है, अगर इलाज ना मिले तो सोते सोते मर जाएगा, तो वो ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्टिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीप सिकनेस, अफ्रीकन अफ्रीकन स्लीप सिकनेस का कास्टिव एजेंट कौन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को तक फैलाता है, तो प्लेबोटोमस जो है ये काला आजार को फैलाता है, काला आजार, लिस्मानिया को फैलाता है। ग्लोसिना पैल्पिलिस,
पीजीटी में पूछा गया 2011 में। ग्लोसिना पाइपलिस को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? ग्लोसिना जो पाइपलिस जिसे सीसी फ्लाई मक्खी बोलते हैं, ये प्लाज्मोडियम को फैलाने का कार्य करती है, तो ऑप्शन बी सही है। एनाफ्लिस किसको फैलाता? मलेरिया को, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following acts as vector for trypanosoma gavians? देखिए क्वेश्चन बदल दिया, ट्रपैनोसोमा, यहाँ स्लीप सिकनेस नहीं बोला, ट्रपैनोसोमा गैवियंस, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, ये निद्रा रोग को बोल रहा है। कौन फैलाता है? तो अभी हमने बताया था ग्लोसिना फैलाता है। कौन? ग्लोसिना, तो ऑप्शन बी सही है। मस्का क्या फैलाता है? डायरिया आदि के फैलाता है। एनाफ्लिस मच्छर क्या फैलाता है? फीमेल एनाफ्लिस, ये आपके मलेरिया वगैरह फैलाता है। क्यूलेक्स किसको फैलाता है? एडीज, जैसे क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स वगैरह फाइलेरिया आदि को फैलाता है। तो हमारा चूंकि यहाँ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलो मैच करते हैं, इसका आंसर नहीं दिया, हम ही दे रहे हैं। काला आजार किससे फैलता है? लिस्मानिया से। ब्लड डिसेंट्री किससे फैलता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। फाइलेरिया किससे फैलता है? बाउचेरिया से। हाइड्रेटेड डिजीज किससे फैलती है? इकाइनोकोकस से। हो गया, ये है क्रम। ब्लड डिसेंट्री यानी पेचिस अभी हमने बताया था किससे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। फाइलेरिया बाउचेरिया से फैलता है, बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई से। काला आजार लिस्मानिया से फैलता है। हाइड्रेटेड डिजीज इकाइनोकोकस से फैलता है। ये और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? जब आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो वहां एक आता है जिरार्डिया, जो कि डायरिया उत्पन्न करता है। जिरार्डिया डायरिया उत्पन्न करता है, इसे ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का ओल्ड मैन बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं आंत का। तो क्या आएगा? जिरार्डिया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? तो पेचिस होती है। टीनिया सोलियम, टीनिया सेग्नाटा, ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। समझ आ गया? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट करिए, आज ही एक बैच को लीजिए। मिनिमम फीस पर है 700, 900, 1000 इस तरह की फीस है। आज ही जुड़े, आज से मेहनत करें। मैं वादा करता हूं अगला नंबर आपका होगा परमानेंट जॉब के लिए। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।